स्वागत है एक नए विषय के साथ। विषय लेकर आया हूं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध का सार, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष एवं कला पक्ष। प्रिय विद्यार्थियों, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को सार कह के भी पूछ सकता है, प्रतिपाद्य लिखकर भी पूछ सकता है, कथ्य या कथानक, विषय वस्तु या उद्देश्य कहकर भाव पक्ष या कला पक्ष किसी प्रकार से पूछे। आपने जो है इन पॉइंट्स को व्याख्यात्मक तरीके से लिखकर एक अनुच्छेद के रूप में इनकी व्याख्यात्मक तरीके से इनको लिखोगे। अगर ध्यान से सुनोगे तो मैं बार बार हर लेक्चर में जो निबंधों के सार, प्रतिपाद्य जितने भी मैंने करवाए हैं तो उनमें एक बात बोलता हूं कि आप व्याख्यात्मक तरीके से लिखें। मतलब है कि आप एक पंक्ति को पढ़ के उसके ऊपर आपका क्या विचार है, या निबंध को जो है समझने का प्रयास कीजिए। एक एक शब्द को, एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास कीजिएगा, तब आप उसकी व्याख्या अच्छे से आ जाएगी। अब आइए बात करते हैं मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये निबंध एक ललित निबंध है। आइए बात करते हैं कैसा है इसका विषय वस्तु। लेखक ने सब संवेदना के साथ, अपनी व्यक्तिगत संवेदना के साथ लोक की अंतर्वेदना को, लोक की पीड़ा, समाज की पीड़ा से जोड़ दिया है। और वो कैसे जोड़ा है? वो अपनी पीड़ा, स्वयं की पीड़ा है, उसके व्यक्तिगत जीवन की कोई घटना है जिसके कारण लेखक दुखी है और उसको लोक की पीड़ा से जोड़ दिया है, लोक की अंतर्वेदना से, पीड़ा से जोड़ दिया है। और पौराणिक जो है संदर्भ उठाया है, उस संदर्भ से उस पीड़ा को जोड़ने का प्रयास किया। वो क्या है? राम के राज तिलक के समय की घटना को के माध्यम से उस पूरे निबंध को अभिव्यक्त किया है। उस पीड़ा को भी अभिव्यक्त कर पाए हैं लेखक। जो स्व की पीड़ा है, नहीं, उसके लेखक की स्वयं की पीड़ा है, और वो लोक की, पूरे समाज की पीड़ा उन्होंने बताने का प्रयास किया है। अब आगे बात कहते हैं कि वनवास करुणा का प्रतीक, कि श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बजाय वनवास मिला था, और वनवास को करुणा का प्रतीक जो है लेखक ने बताया है। और आगे बताते हैं कि राम का राज्याभिषेक होना था। जिस राम का राज्याभिषेक होना था, राजपाट मिलना था, बड़ी विडंबना की बात है कि उसको जो है अपने पिता द्वारा जो है निर्वासन मिला, वनवास मिला, और वो जन को वनवास मिला गया। और प्रस्तुत पौराणिक संदर्भ के माध्यम से लेखक विद्यानिवास मिश्र जो है आजादी के बाद भारत की जनता के क्या हाल है उसको राम के वनवास से जोड़ा है। कि जैसे आजादी के बाद ये लग रहा था कि भारत की आम जनता जो है राजगद्दी पर बैठेगी, उसका राज तिलक होगा, वो राजनीति में भागीदारी करेगी और वो अपने लिए कार्य करेगी, लोगों का कल्याण होगा। लेकिन हुआ उसके विपरीत ही। कुछ लोग जो है, या तो पुराने राजघरानों के लोग या पैसे के प्रभाव से कुछ परिवारों के लोग जो है राजनीति में बैठे हैं, और बाकी जनता का हाल श्री रामचंद्र के जैसा है कि उनको जैसे वनवास मिला था, बाकी का भी वही हाल जो है लेखक ने बताने का प्रयास किया है। अब जो पौराणिक संदर्भ की शुरुआत की है, यानी कि लोक वेदना को समझने का जो प्रयास किया है, बताने का प्रयास किया है लेखक ने, वो है अवध प्रदेश के लोक जीवन में। अवध, अयोध्या का पुराना नाम है। अयोध्या के आसपास के क्षेत्र को जो है अवध प्रदेश आज भी माना जाता है कि अवध का प्रदेश है, लेकिन ये पौराणिक संदर्भ उठाया है। और इसमें जो है लोक जीवन की करुण कहानी, कि उस श्री रामचंद्र के वनवास की जो करुणा है, पीड़ा है, उसको जो है लोग आज भी लोगों के अंतर्मन में, लोक गीतों और लोक कथाओं में, वहां के मानस पे, यानी कि मनुष्य के मानस पटल पर, दिमाग में, मन मस्तिष्क में आज भी विद्यमान है। और वो लोक गीतों और लोक कथाओं के माध्यम से उस करुणा को आज भी महसूस करते हैं, उस पीड़ा को आज भी महसूस करते हैं। और वजह रहा कि देखिए, हमने ऊपर बात की थी संवेदना को अंतर्वेदना से जोड़ा। वो संवेदना क्या है? कि लेखक के घर में कोई मेहमान लड़की आई है और वो लेखक के परिवार के उन बच्चों के साथ, उनके बेटों के साथ जो है संगीत का कार्यक्रम देखने के लिए गई है, और देर रात तक वो वापिस नहीं लौटी है।
जबकि उनको पहले तो लेखक ने मना किया था कि नहीं जाने देंगे कि मेहमान लड़की की, आजकल ऐसा ही माहौल है शहरों का, ठीक नहीं है। लेकिन बार बार जो है वो निवेदन करने के बाद लेखक मान जाता है कि 1-1.5 घंटे में कार्यक्रम देखकर आ जाएंगे, लेकिन देर रात हो गई, लेकिन वो लड़की और वो बच्चे नहीं आए हैं। और ऐसे पर लेखक और उसकी पत्नी जो है बड़े चिंता में है और बार बार जो है समझा रहा है लेखक अपनी पत्नी को, पत्नी उनको समझा रही है, एक दूसरे को समझा रहे हैं। और लेखक की पत्नी कहती कि बारिश होगी, बारिश बंद होने के बाद आ जाएंगे, इसलिए शायद रुके होंगे। इस प्रकार की बातचीत होती है और अंत तक जो है लेखक की पत्नी थक कर सो जाती है, पर लेखक को नींद नहीं आती और वो जो है कल्पनाओं में खो जाता है और जो वो पीड़ा को महसूस कर रहा है। और बारिश भी बाहर बहुत तेज हो रही है, इस कारण और बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। दूसरा है कि आधुनिक शहरों का जो माहौल है वो असुरक्षित है, इसी कारण भी लेखक को जो है असुरक्षा के कारण जो है पीड़ा या उनकी करुणा जो है और बढ़ रही है और लेखक जो है विगत की यादों में खो जाता है। विगत की यादों में पुनः वो राम की कथा में आ जाता है और उनको याद आता है कि कैसे उसकी दादी और नानी जो है जब वो विदेश में जाता था और विदेश में जाते हुए तो उसकी दादी और नानी जो गीत गाती थी, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, कि उनको लगता था दादी नानी को कि हमारा बच्चा हमसे दूर जा रहा है और वो अपने बच्चे को दूर जाने की जो पीड़ा थी वो श्री रामचंद्र जी के वनवास के समय जब उनका राज तिलक होना था उससे जोड़कर जो देखती थी वो पीड़ा अनुभव करती थी। लेकिन लेखक वह पीड़ा अनुभव नहीं कर पाता था क्योंकि वो युवा अवस्था में था और वो उस पीड़ा को जो है सिर्फ एक गीत के रूप में वो सुनता था और उनकी वेदना को, उनकी पीड़ा को वो लेखक समझ नहीं पाता था। लेकिन आज उसको वो पीड़ा समझ आ रही है, आज उनको महसूस हो रहा है कि भावी पीढ़ी, युवा पीढ़ी पिछली पीढ़ी के यानी बुजुर्गों की पीड़ा को नहीं समझती है। लेखक बार बार मन में उदास होता है और कल्पनाओं में खोया रहता है कि जैसे माता पिता को जो चिंताएं होती हैं उनकी संतानें वो चिंता महसूस नहीं कर पाती, लेकिन वो चिंताएं तब उनको महसूस होती हैं जब वो स्वयं जो है एक अभिभावक या माता पिता के रूप में जब आते हैं या उनकी संतानें होती हैं, तब उनको वो पीड़ा, उनकी दादी नानी के समय की वो पीड़ा उनको अनुभव हो पाती है। और इस प्रकार जो कल्पनाओं में खोए हुए लेखक का अचानक मन जो है माता कौशल्या की ओर चला गया। माता कौशल्या का ध्यान उनको आ गया और आज लगता है कि जिस प्रकार माता कौशल्या को राम के वनवास के समय पीड़ा हुई होगी वही हाल आज भारत की हर माँ का है। हर माँ माता कौशल्या की पीड़ा महसूस कर रही है, नहीं माता कौशल्या की जैसी पीड़ा होगी, ऐसा सोचने, इस प्रकार वो सोचने लगा और वो सोचता है कि आज हर माँ के राम को आज वनवास है, मतलब भारत का हर माँ को आज अपने राम का जो है वनवास लग रहा है, क्योंकि राम यहाँ प्रतीक है युवा वर्ग का। हर युवा जो है उसको वनवास हुआ है, कारण है वो रोजगार की तलाश में वन वन घूमता है, जगह जगह घूम रहा है, क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम है वो इतना बड़ा हुआ है उस समय की, यानी तत्कालीन परिवेश पे और यहाँ पर व्यंग्य दिखाई पड़ता है। और वो उस समय का जब लेखक लिख रहा है उस समय का युवा जो है बेरोजगार है, आजादी के बाद का वो अभावग्रस्त है और गरीबी के जीवन में जो है तरसने को जो है वो मजबूर है। और आगे फिर पुरानी कथा में खोए खोए लेखक कहता है कि आज भी काशी में जो रामलीला होती है, प्रारंभ होती है, पहले मुकुट की पूजा की जाती है, लेकिन लेखक को लगता है कि आज भी जो गीत ऊपर हमने बात की थी कि लोक गीतों में और लोक कथाओं में, और जो दादी नानी जो गीत गाती थी मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, वही वहां की अवधी भाषा में जो लोक गीत है वो है मेरे राम को भीजई मुकुटवा, मेरे राम का भीजई मुकुटवा, लक्ष्मण को पटुकवा, मोरी सीता का भीजे सेनरवा। ये लोक गीत है कि राम वनवास जा रहे हैं और वनवास जाते जाते बारिश हो जाती है और जो है लगता है, और पीड़ा में करुणा में गीत में बताया गया कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है और लक्ष्मण का जो पटुका भीग रहा है,
और सीता का सिंदूर भीग रहा है। इस प्रकार जो है लेखक ये बताना चाहता है इस गीत के माध्यम से कि आज के युवा का भी मुकुट पूरे जो है वो राम की तरह भीग रहा है, यानी मुकुट पूरे परिवार का, एक युवा के मुकुट का जो है जुड़ाव किससे है? पूरे परिवार के भाग्य से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक बेरोजगार या युवा जब बाहर निकलता है तो उसके परिवार को आशा उम्मीद होती है कि हमारा जो बेटा है वो कुछ कमा कर लाएगा और परिवार का लालन पालन करेगा, लेकिन वो उसमें सक्षम नहीं हो पा रहा क्योंकि विकट परिवेश है, विकट परिस्थितियां हैं, बेरोजगारी का, अभावग्रस्तता का आलम है। और फिर जो है वो लेखक हर युवा की पीड़ा से को महसूस कर लेता है आज के भारत की, और कई बार जो है जोड़ता है कि विश्व के हर युवा की हालत और हर माँ की हालत कौशल्या जैसी है और विश्व के हर युवा की हालत राम के जैसी है। उसको विनवास मिला, वो जो है रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, और हर माँ कौशल्या की तरह आज भी करुणा में जो है पीड़ा में है। और आगे लेखक जो है सीता के निर्वासन में खो जाता है कि राम और सीता जब वनवास से वापस आ गए, राम को राज्य मिल गया, लेकिन सीता को फिर जो है निर्वासन दे दिया गया राम ने। और सीता जब जंगल में है और कैसे प्रसव पीड़ा में उसने 2 बच्चों को जन्म दिया और प्रसव पीड़ा से कहरा रही है, और किस प्रकार जो है वो जो है उस पीड़ा से वो बाहर निकलती है और 2 बच्चों का मुख देखती है, तो वो उसकी जो है पीड़ा लवकुश के जन्म के समय की जो पीड़ा है वो लवकुश का मुख देखने के बाद, 2 बच्चों का मुख देखने के बाद वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। उस प्रसंग में खोया हुआ था कि इस प्रकार जो है सोचते सोचते जो है सुबह के 4 बज जाते हैं और दरवाजे पर किसी की आने की दस्तक हुई, और लेखक का बेटा कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके वो लड़की बताती है कि देर हो गई आने में, बारिश हो रही थी इसलिए रुक गए। और लेखक की जो है धीरे धीरे विचार श्रृंखला टूट जाती है। बच्चे बारिश की बजाय संगीत से भीग कर आए, और इस प्रकार ये निबंध समाप्त हो जाता है, निबंध का कथानक समाप्त हो जाता है। और लेखक जो है महसूस करता है कि आज की पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी की पीड़ा को नहीं समझ पा रही थी, और इस निबंध के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया गया है कि पिछली पीढ़ी को युवा पीढ़ी नहीं समझ पा रही, और दूसरा इस निबंध में ये बताने का प्रयास कर रहा है लेखक कि आजादी के बाद जो भारत के युवाओं के हाल हैं वो हाल श्री रामचंद्र के वनवास के हाल जैसे ही हाल हैं, और हर माँ का हाल कौशल्या माँ के जैसा है, और तत्कालीन शासन व्यवस्था पर ये व्यंग है। अब आइए बात करते हैं विद्यानिवास मिश्र की द्वारा रचित मेरे राम का मुकुट भीग रहा की भाषा और शैली का है। विद्यानिवास मिश्र ने जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग अपने निबंध में किया है, और तत्सम शब्दावली के साथ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी विद्यानिवास मिश्र ने किया है। और भाषा भावानुकूल है और कई जगह काव्यात्मक भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जगह काव्यात्मक या कवितामयी शब्दावली का प्रयोग लेखक ने किया है। विद्यानिवास मिश्र ने पूरे निबंध में वर्णनात्मक शैली के साथ साथ भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है, और तत्कालीन व्यवस्था पर व्यंग करके व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग प्रस्तुत निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं इस व्याख्यान से आप मेरे राम का मुकुट भीग रहा का निबंध का सार, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष और कला पक्ष अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।